आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारत की दो घातक मिसाइल्स के बारे में, जिनके आने के बाद जो सुखोई 30M की आई है, जिसको हम सुपर सुखोई भी कहते हैं, उनकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये मिसाइल निसंदेह भारत को ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर देगी जहां पर भारत के दुश्मन इनका नाम सुन के कांपेंगे। ये मिसाइल हैं अस्त्र मार्क 3 और रुद्रम 3। अब बात करते हैं पहले अस्त्र मार्क 3 की। अस्त्र मार्क 3 मिसाइल हम सब जानते हैं कि अस्त्र परिवार की सबसे पावरफुल मिसाइल है, लेकिन अब इसका नाम बदल चुका है। अस्त्र मार्क 3 को गांडीव नाम से रीनेम किया जा चुका है। गांडीव ये शब्द आपने कभी ना कभी सुना होगा, खासकर लॉकडाउन के दौरान जब महाभारत एपिसोड चलाए जा रहे थे तो आपने महावीर अर्जुन का नाम सुना होगा और उनके धनुष का नाम गांडीव था, और उसी के नाम पर इस मिसाइल का नाम गांडीव रखा गया है। अब गांडीव की जहां तक बात रही तो यह अस्त्र सीरीज की सबसे पावरफुल मिसाइल है। एक तरफ अगर अस्त्र मार्क 1 की बात करें तो उसकी मारक क्षमता 80 से लेकर 110 किलोमीटर की है, वहीं अस्त्र मार्क 2 की मारक क्षमता 140 से 160 किलोमीटर की है। इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों कन्वेंशनल रॉकेट पावर्ड मिसाइल हैं, यानी कि ये अपनी जो सुपरसोनिक स्पीड है उसको सस्टेन करने में उतनी कैपेबल नहीं है। लेकिन अगर हम अस्त्र मार्क 3 की बात करें तो ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी एसएफडीआर प्रोपल्शन सिस्टम पर बेस्ड है, जो कि एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एज एन ऑक्सीडाइजर यूज करती है। इसका मतलब ये है कि ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइजर को कैरी करने की जो जरूरत है वो इसमें नहीं होती है। तो रैमजेट सिस्टम जो है वो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, जिसके चलते ये मैक 4.5 की जो सुपरसोनिक स्पीड है उसको लंबे समय तक सस्टेन कर सकती है, और इसके चलते इसकी रेंज 300 से लेकर 350 किलोमीटर तक होती है। लेकिन ये चीजें लॉन्च कंडीशन पे डिपेंड करती हैं। गांडीव का एक सबसे जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो है थ्रोटेबल सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, यानी कि ये मिसाइल जरूरत के हिसाब से अपनी जो कह सकते हैं थ्रस्ट है उसको मॉड्यूलेट कर सकती है, जिसके चलते जो जो रेंज है और जो स्पीड है वो यहाँ पर लगातार एडजस्ट हो सकती है, और इसका फायदा हमें टर्मिनल फेज में देखने को निस्संदेह काफी ज्यादा मिलता है। और यही चीजें इसके प्रेडिसेसर में मिसिंग थी। अब अगर हम दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो हाल ही में एक इन्फोग्राफिक शेयर करी गई थी, जहां पर जो सुखोई 30M के आए का फ्यूचर स्ट्राइक पैकेज है उसकी तस्वीर हमें देखने को मिली थी, और उसमें जो चीज देखने को मिली वो काफी चौंकाने वाली थी। क्योंकि आमतौर पर हम लोग ये मान रहे थे कि सुखोई 30M के आई ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एक रुद्रम 3 को कैरी करेगा या दो रुद्रम 3 को कैरी करेगा, क्योंकि काफी भारी मिसाइल्स होने वाली हैं और ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स होने वाली हैं। लेकिन हम सब गलत थे, क्योंकि इन्फोग्राफिक की अगर हम बात माने तो सुखोई 30M के आई एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 रुद्रम 3 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा। अब आप इमेजिन करिए, एक सुखोई 30M के आई 4 रुद्रम 3 मिसाइल्स के पैकेज को कैरी कर रहा है तो वो दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। रुद्रम 3 का इस्तेमाल एनिमी के जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में किया जा सकता है, जैसे कि उनके एयरफील्ड हो गई, उनके एयरपोर्ट हो गए, या उनके दूसरे जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि आपको हमने पहले भी बताया था कई बार कि रुद्रम सीरीज की जो मिसाइल्स है इनके हमें दो वेरिएंट अलग अलग देखने को मिलेंगे, जैसे कि रुद्रम 2 और रुद्रम 3 के हमें दो अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे। एक एंटी रेडिएशन मिसाइल वेरिएंट होगा जो कि एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार सिस्टम को टारगेट करेगा, और दूसरा ग्राउंड स्ट्राइक वेरिएंट होने वाला है जो कि एनिमी के हाई वैल्यू एसेट्स जो है उनको टारगेट करेगा। और इससे सुखोई 30M के आई कितना विध्वंसक बन जाएगा इसका अंदाजा अब आपको मिल गया होगा। और वहीं गांडीव और रुद्रम 3 के कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये साक्षात काल होगा एनिमी के लिए। एक तरफ गांडीव एनिमी के हाई वैल्यू एरियल एसेट्स जैसे कि एवैक्स हो गए, एरियल रिफ्यूलर्स हो गए, उनको लॉन्ग रेंज से ही टारगेट कर पाएगा, तो वहीं जो हमारा जो रुद्रम 3 है ये उनके एयरफील्ड को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, और एनिमी को युद्ध शुरू होने से कुछ समय पहले ही ये पूरी तरीके से घुटनों में लाने में सक्षम होगा। अगली बड़ी रिपोर्ट में बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के फ्यूचर प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के बारे में। आप सबको याद होगा हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके कंधे पर यह जिम्मेदारी थी कि वो ये चीज को इवेलुएट करे कि कैसे भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाई जा सकती है, और कैसे भारतीय वायुसेना की क्षमता में इजाफा किया जा सकता है। और उसको लेकर जो ऑफिशियल रिपोर्ट है अब ये सौंप दी गई है। लेकिन उसके बाद से बहुत सारे दावे और बहुत सारी जो रिपोर्ट्स है वो हमें देखने को मिल रही हैं। तो आखिरकार इसमें सत्यता कितनी है, किसकी बात माने और किसकी बात ना माने? देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सब कोई ये जानना चाहता है कि भारतीय वायुसेना का और रक्षा मंत्रालय का अगला स्टेप क्या होगा।
लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज पता होनी चाहिए कि यह रिपोर्ट टॉप सीक्रेट है। इसके बारे में सिर्फ रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना और कमेटी के मेंबर्स जानते हैं। लेकिन अभी भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो अलग अलग मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दे रहे हैं, जहां पर उन्होंने कुछ बड़ी बातें और अपने जो अनुमान है वो सामने रखा है। जैसे कि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की बात माने तो उनका ये मानना है कि जो SU-57 है या F-35 है, इनके चांसेस अब लगातार कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी यहाँ पर जो अनुमान लगाया जा रहा था कि SU-57 या F-35 भारतीय वायुसेना के रंगों में हमें देखने को मिलेंगे, तो शायद ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, क्योंकि बहुत सारी अड़चनें हैं जो इन एयरक्राफ्ट के साथ भारत को आएंगी। सबसे पहली चीज़ उनका ये मानना है कि ये हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम को और बजट को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी बात, भारतीय वायुसेना जो डिजायर्ड मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन चाहती है, वो शायद ही ये दोनों ऑफर भारत को कर पाएं। और सबसे खास बात तो उन्होंने ये कही है कि भारत की जो प्रतिबद्धता है वो एमका और तेजस मार्क 2 जैसे प्रोग्राम है, और इस समय भारतीय वायुसेना किसी विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में नहीं सोच रही है। और आज तक जितनी भी रिपोर्ट आई हैं वो मीडिया के हवाले से ही आई हैं, और रक्षा मंत्रालय और इंडियन एयरफोर्स ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है। उन्होंने कहा, निस्संदेह ये दोनों प्लेटफॉर्म काफी उन्नत हैं और ये 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है और भारत को इससे मदद मिल सकती है। लेकिन फिर हमारा जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, जहां पर हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो पिछड़ता हुआ हमें नजर आएगा। और MRFA पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साधना ही ठीक समझा। उन्होंने कहा, इस बारे में रक्षा मंत्रालय का ही डिसीजन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ हर्डल्स हैं जिनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि वो हर्डल काफी जल्दी दूर हो जाएंगे। खैर, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब MRFA की चर्चा ना ही हो तो ज्यादा सही है, क्योंकि MRFA 2019 में काफी रिलेवेंट था। 2022 तक भी डील साइन हो जाती तभी ये हमारे रिलेवेंट होने वाला था, क्योंकि MRFA में हम राफेल F4 स्टैंडर्ड को लेकर चर्चा करेंगे और ये एयरक्राफ्ट हमें मिलेंगे 2032 तक। ये वो समय होगा जब ऑलरेडी फ्रांस खुद राफेल F5 स्टैंडर्ड पे स्विच कर चुका होगा और पूरी आधी दुनिया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को या तो बना चुकी होगी या तो ऑपरेट कर रही होगी। और ऐसे में उस दौरान अगर हम 4.5 जनरेशन के राफेल F4 स्टैंडर्ड को एक्वायर करते हैं तो फिर ये हमारे लिए ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। तो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत का रक्षा मंत्रालय क्या करता है, क्योंकि हमारे पास अब 5th जनरेशन फाइटर और 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट दोनों के ऑप्शन उपलब्ध हैं। अब भारतीय वायुसेना की ताकत तो बढ़ानी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेंगी, अब ये देखना हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि चाहे कुछ भी हो, कोई ऐसा ही माध्यम निकाला जाए जहां पर शीघ्र अतिशीघ्र भारतीय वायुसेना की जरूरतें पूरी हों। लेकिन आप सबको पता है कि ये ओवरनाइट होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर हम आज भी कोई डील फाइनलाइज कर लेते हैं तो कम से कम हमें 4 से 5 वर्ष अब इंतजार करना होगा पहले फाइटर एयरक्राफ्ट को प्राप्त करने का। तो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय का ही अंतिम निर्णय या सर्वमान्य होगा। तो देखते हैं रक्षा मंत्रालय के पास जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या है और कब हमें कोई बड़ा खुलासा इसमें होता दिखाई पड़ता है। आपके हिसाब से भारतीय वायुसेना को क्या करना चाहिए, भारत के रक्षा मंत्रालय को क्या करना चाहिए? क्या राफेल की डील का एक फॉलो ऑन ऑर्डर देना चाहिए या फिर हमें FGFA ही लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।